ही आदमी सी है। काल की चाल अजब है, चलता रहता है, जब रुकता है बस जाता है, और जब उठकर जाता है तो अपने हाथों पैरों के निशान छोड़ जाता है, अपने दौर का इतिहास लिख जाता है। आप जहां बैठे हैं इस वक्त, यहां एक बार वक्त टिका था और जाते जाते इस द्वीप की दास्तान लिख गया। अंडमान की पूर्वी दिशा की जानिब पड़ा हुआ ये छोटा सा द्वीप सदियों तक गुमनाम रहा, कहीं कोई जिक्र नहीं। सन 672 में एक चीनी बुद्ध भिक्षु के सफरनामे में द्वीपों का जिक्र मिलता है, लेकिन इस अकेले जजीरे का द्वीप का नहीं। सन 1016 ईस्वी में एक बार फिर इन द्वीपों का जिक्र मिलता है राजा राजेंद्र चोला II उनके दस्तावेज में। उसके बाद भी वक्तन फवक्तन कहीं कहीं पुर्तगाली, डच, चीनी, फ्रांसीसी और डैनिश यात्रियों ने इन जजीरों का जिक्र किया है। उनके मुताबिक अंडमान में कदीम युगों के यानी प्राचीन काल में निग्रितो नस्ल के लोग रहते थे, खतरनाक भी थे और खूंखार भी। और निकोबार के जजीरों पर मंगोल कबीलों के लोग बसे हुए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के एक लेफ्टिनेंट आर्चिबाल्ड ब्लेयर थे, हाइड्रोग्राफर, और एक कर्नल कोलब्रुक थे, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। इन दोनों ने निकोबार और अंडमान के द्वीपों का मुआयना किया। एक साल के बाद लेफ्टिनेंट ब्लेयर ने अपनी रिपोर्ट पेश की, यानी 1779 में। उसके मुताबिक अंग्रेजों ने अंडमान में अपनी रिहाइश बसाने का फैसला कर लिया। इस द्वीप का यानी रॉस आइलैंड का इतिहास यहीं से शुरू होता है। अंडमान जबान में इसका नाम चोंगेचीपून था, लेकिन 18वीं सदी में एक ब्रिटिश मैरीन सर्वेयर डैनियल रॉस के नाम पर इसका नाम रॉस आइलैंड रख दिया गया। लेफ्टिनेंट आर्चिबाल्ड ब्लेयर के मुताबिक दक्षिण पूर्वी जानिब की बंदरगाह सबसे ज्यादा सुरक्षित थी, यानी महफूज थी। उसी बंदरगाह को आज हम पोर्ट ब्लेयर के नाम से जानते हैं। पोर्ट मतलब बंदरगाह। लेफ्टिनेंट ब्लेयर ने जिस आइलैंड पर यानी जजीरे पर अपना पड़ाव डाला, वो बाद में चाथम आइलैंड के नाम से जाना गया। और रॉस आइलैंड पर एक छोटी सी इमारत बनाई गई जो इलाकाई यानी लोकल अस्पताल के तौर पर इस्तेमाल हुई। सन 1793 में एक और बड़ी तब्दीली हुई। यहाँ के रहने वाले तमाम बाशिंदों को ग्रेटर अंडमान के उत्तर पूर्वी तरफ ले जाया गया। कुल 550 नागरिक थे और कोई 270 कैदी थे।
वहां के बेहतर मौसम का ख्याल करते हुए सोचा गया कि उसे एक फौजी छावनी बना दिया जाए। नाम रखा गया पोर्ट कॉर्नवालिस। लेकिन यह फैसला भी अंग्रेज को रास न आया। बीमारियों ने यहां भी पीछा न छोड़ा और भारी तादाद में मौतें होने की वजह से ये बंदरगाह, ये सेटलमेंट भी उन्हें छोड़नी पड़ी। और 3 बरस के अंदर अंदर पोर्ट कॉर्नवालिस वीरान हो गया। रॉस आइलैंड दूर बैठा चुपचाप देखता रहा और इतिहास दर्ज करता रहा। अंडमान के बसने की उम्मीद एक बार फिर कश्तियों, जहाजों और डोंगियों में बहते बहते दूर हो गई। सिर्फ एक सन्नाटा रह गया और पथराई हुई एक खामोश इमारत। हवा सांस रोके वक्त के लौटने का इंतजार करने लगी। छह लंबी दहाइयां बीत गई, वक्त नहीं लौटा। उसके कदम इस तरफ नहीं आए, मगर बहुत दूर भारत की मूल भूमि पर बहुत कुछ खट रहा था। उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में जायज नाजायज हर तरीके से राजाओं, रियासतों पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रही थी, मगर देशभक्ति का जज्बा जाग गया था। फौजों, लश्करों और सिपाहियों में बेचैनी फैल रही थी। हर तरफ एक गुबार था, धुआं था, बस एक चिंगारी की जरूरत थी और इनकलाब की आग भड़क उठने को तैयार थी। अचानक 11 मई 1857 के दिन एक चिंगारी नमदार हुई। उसका नाम था सिपाही मंगल पांडे। अरे कब तक चुपचाप सहते रहेंगे? इन गोरों की गुलामी करते रहेंगे? कब तक? हम सिपाही हैं, सिपाही, और अपने धर्म के लिए भी ना लड़ सके तो धिक्कार है। कैसी बातें कर रहे हो मंगल? अरे सही कह रहे हैं हम। ये जो नया राइफल ले आए हैं, इसमें जो कारतूस है उसे दांत से काटना पड़ता है, दांत से। जानते हो इस कारतूस में क्या है? चर्बी, गाय की चर्बी, सूअर की चर्बी। गाय जो हम हिंदुओं के लिए मां समान है और सूअर जो हमारे मुसलमान भाइयों के लिए हराम। ये गोरे हमसे हमारा सुख छीने, मान छीने, और अब ये हमारे धर्म को भी भ्रष्ट करने चले और हम हाथ पे हाथ धरे देखते रहेंगे। अरे अगर जरा भी लाज बची है तो उठा लो हथियार और खदेड़ दो इन गोरों को हमारी जमीन से। हल्ला बोल, हल्ला बोल। एक घुटन थी, दर्द था, वो अंगारा था जो फूटा था। कितने सारे जले अलाव, कानपुर, झांसी, लखनऊ, मेरठ, रुड़की, पटना। आजादी की पहली पहली जंग ने तेवर दिखलाए थे। इनकलाब की आवाज बहुत दूर तक पहुंची। ये आवाम की आवाज थी। हिंदुस्तानियों का नारा था, लेकिन उनके सामने रहनुमाई के लिए ना कोई नीति थी, ना नेता था।
न बादशाह था। हिंदुस्तान का आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर भी अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार हो गया। आजादी की पहली कोशिश अपनी जंग हार गई। 1857 के आखिर तक अंग्रेजों ने ज्यादातर रियासतों पर अपना कब्जा जमा लिया और सैकड़ों इनकलाबियों को बागी कह के मौत के घाट उतार दिया। और बेशुमार क्रांतिकारों के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन उन क्रांति सैनियों को कहां रखते? हिंदुस्तान के पहले वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग ने एक कमेटी तैयार की। इन कैदियों की तो हम ऐसी खौफनाक मिसाल बनाएंगे कि आइंदा ये लोग बगावत का सपना भी देखने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन मालो इतने सारे कैदियों को पीनल कॉलोनी प्लेफेयर, इन मुजरिमों के लिए हम एक पीनल कॉलोनी बसाएंगे, मूल भूमि से बहुत दूर, जहां ये दूसरे हिंदुस्तानियों को बगावत के सपने न दिखा सके, जहां हम इन्हें इनके जुनून के साथ दफन कर सके। देन माय लॉर्ड, अंडमान ऐसी पीनल कॉलोनी के लिए बिल्कुल सही रहेगा। इन दूर दराज के द्वीपों से भाग निकलना नामुमकिन है, और अगर भागे भी तो वहां के खूनखार आदिवासियों का शिकार बन जाएंगे। एक्सलेंट, अंडमान ठीक रहेगा। मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट चाहिए प्लेफेयर। यस माय लॉर्ड। और इस तरह वक्त दोबारा रॉस आइलैंड पर लौटा, हारा हुआ, चोट खाया हुआ, और हिंदुस्तानी कैदियों के लिए काला पानी कहलाया। और हिंदुस्तान से इतना दूर था कि ना कोई पहुंच सके और ना किसी की आवाज सुनाई दे। आजादी के आंदोलन की भी नहीं। 8 दिसंबर 1857 इन जजीरों का जायजा लिया गया। 15 जनवरी 1858 अंग्रेजी सरकार को रिपोर्ट पेश की गई और 22 जनवरी अंग्रेजों का यूनियन जैक लहराया गया और यूं अंडमान पर अंग्रेजों की हुकूमत कायम हो गई। दो 200 क्रांतिकारियों को कैदी बनाकर आगरा के एक तजर्बाकार जेलर डॉक्टर जेम्स पैटरसन वॉकर सेमिरामिस नामी जहाज पर अंडमान के लिए रवाना हुए और 10 मार्च 1858 चाथम आइलैंड पर आकर लंगर डाला। मार्च का दिन आज भी अंडमान सेटलमेंट डे के नाम से याद किया जाता है। एक रात चाथम द्वीप अंडमान की मूल भूमि के बहुत करीब था। वहां के आदिवासी कभी भी उस तरफ तैर के आ जा सकते थे। तजर्बाकार जेलर डॉक्टर वॉकर ने तय किया कि उन्हें अपना मरकजी दफ्तर यानी सेंट्रल ऑफिस यहां से 2.5 मील दूर रॉस आइलैंड पर बनाना चाहिए। इन 60 सालों में रॉस आइलैंड की जटाएं लंबी और घनी हो चुकी थी। जंगल इतने घने हो गए थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन को छू पाती थी। अंग्रेजी सिपाहियों ने हिंदुस्तानी कैदियों से काम करवाना शुरू किया और रॉस के जंगलों की छटाई शुरू कर दी। वही हाथ जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बंदूकें और कलम उठाई थी, अब उन्हीं के कोड़ों के नीचे कुल्हाड़ियां चला रहे थे, पेड़ों की जड़ें काट रहे थे। आजादी की जंग अब गुलामी की कैद बन चुकी थी। उठाओ साहब को। क्या बात है? उसका पाँव डाल के नीचे आ गया साहब। डाल को नहीं हटा तो बेचारा मर जाएगा। भाइयों, आओ मदद करो। उठाओ, उठाओ। जिंदगी मौत से कम नहीं थी, लेकिन जिसने भागने की कोशिश की उसे मार दिया गया या मौत की सजा सुना दी गई, जैसा कि कैदी नंबर 61 नारायण के साथ हुआ।
हर तरफ मौत ही का मंजर था। कौन है ये? निरंजन सिंह साहब। इसको नीचे उतारो। कैदी नंबर 46 निरंजन सिंह ने मरने या मारे जाने से पहले खुदकुशी कर ली। ये ठीक नहीं हुआ। बेचारा तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाया। हम भी मर जाएंगे इसी तरह, निरंजन की तरह। नहीं, मैं नहीं मरूंगा। हम नहीं मरेंगे। हिम्मत मत हारो। भूल गए शपथ ली थी हमने अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने की। यह भी तो एक तरह की लड़ाई है, आजादी की। तुम ठीक कह रहे हो। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जो गोलियों और फांसी से बच गए वो मलेरिया, पेचिश और नमूनिया जैसी बीमारी से मारे गए। दवा दारू और इलाज के साधन कम नहीं, नदारत थे। तजर्बाकार जेलर डॉक्टर वॉकर भी कैदियों पर जुल्म करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। कैदियों को जोड़ियों में हथकड़ियां पहना दी जाती थी। बहुत खतरनाक हुआ तो पांव की बेड़ियों में लोहे की पट्टी डाल दी जाती थी ताकि हिलजुल भी न सके। लोहे की जंजीरें भी कट सकती हैं, लेकिन आजादी के जज्बे और फौलादी इरादे किसी आरी से नहीं कटते। 18 मार्च 1858 कैदियों का एक दल अपनी ही बनाई हुई कश्ती में फरार हो गया। फिर 23 मार्च को 11 और 23 अप्रैल को 91 कैदी समंदर के रास्ते से फरार हो गए कि यह सिलसिला जारी रहा। अरे मशाल बुझा दो, कोई देख लेगा। धीरे से उठाओ बेड़े को। रुको! जल्दी जल्दी। रुक जाओ, मैं तो गोली चला दूंगा। जल्दी करो। तजर्बाकार जेलर डॉक्टर वॉकर ने कई फरार कैदियों को फिर से पकड़ लिया और चाथम आइलैंड पर ले जाकर एक ही दिन में 86 आदमियों को मौत के घाट उतार दिया। जीने की हर कोशिश का अंत मौत ही थी। बच निकले कैदियों में एक कैदी था, कैदी नंबर 276, नाम दूधनाथ तिवारी। किसी जमाने में बंगाल रेजिमेंट का सिपाही था, लेकिन आजादी की लहर उठी तो इनकलाबियों में शामिल हो गया। जब पकड़ा गया तो उम्र कैद की सजा मिली और यहां भेज दिया गया। यहां से निकला तो आदिवासियों में पकड़ा गया। पता नहीं कैसे वहां भी साल भर बचा रहा। उनकी जबान सीखी और 2 औरतों से शादी भी की। एक का नाम लीपा था और दूसरी का जेगा। सन 1859 में अंडमान के आदिवासियों ने मिलकर एक बगावत का इरादा किया। 16 मई की रात उन्होंने ऐसी जगह पर मिलकर डेरा डाला जहां से पोर्ट ब्लेयर की छावनी बिल्कुल सामने थी। हिंदुस्तानी कैदी और अंग्रेज हुक्मरान उनके निशाने पर थे। लेकिन रात के अंधेरे में दूधनाथ तिवारी ने दगा किया और जाकर अंग्रेजों को खबर कर दी। वो आदिवासियों की जंग थी, अपनी भूमि की आजादी के लिए। लेकिन हिंदुस्तान की आजादी के सिपाही के लिए आदिवासियों की आजादी की जंग खत्म हो गई। इतिहास में वो अबरदीन की जंग के नाम से दर्ज कर दी गई। इस जंग के 5 महीनों के बाद अक्टूबर 1859 डॉक्टर वॉकर ने इस्तीफा दे दिया।
दूधनाथ तिवारी को इनाम देकर अपने गांव वापस जाने की इजाजत दे दी गई। डॉक्टर वॉकर के जाने के बाद रॉस आइलैंड पर बहुत तब्दीलियां हुई। नए सुपरिटेंडेंट कर्नल हॉटन और एम.वी. पोर्टमैन ने आदिवासियों के साथ रखरखाव का सलूक शुरू किया और उनके लिए यहाँ पर एक एंडमानीज होम स्थापित किया। वहाँ के दस्तावेज से पता चलता है 1870 तक बेशुमार आदिवासी बेशुमार बीमारियों की वजह से हलाक होते रहे और कई कबीले तो बिल्कुल खत्म हो गए, मिट गए। वक्त आखिर बस गया रॉस आइलैंड पर। अंग्रेजों ने उसे खूबसूरत कस्बा बना दिया, अ स्मॉल ब्यूटीफुल टाउनशिप। पीने के पानी का मसला था, चट्टाने खोद कर 6 कुएं तैयार कर दिए, एक बिजली घर बनवा दिया जिससे अंग्रेजों के घर दफ्तर रोशन हो गए। अंडमान के चीफ कमिश्नर, उनके सबऑर्डिनेट और कुछ हिंदुस्तानी अफसर भी यहीं आकर बस गए। एक ऑफिसर्स क्लब भी बन गया जहां स्विमिंग पूल के अलावा खेल कूद का भी इंतजाम था। और जहां आप इस वक्त बैठे हैं ना, वहां टेनिस कोर्ट हुआ करता था। ऑफिसर्स क्लब के पास ही एक बेकरी थी जहां बेहतरीन ब्रेड और केक बनते थे। वो इमारत आपके सामने रोशन है, वो देखिए, वो 19वीं सदी की निशानी है, अंग्रेजों की बनाई हुई। सुपरिटेंडेंट हॉटन ही के दौर में रॉस पर तालीम का दौर भी शुरू हुआ। फारसी वो जानते थे और एस्ट्रोनॉमी यानी इल्म नजूम पर एक किताब लिख चुके थे। चाहते थे किसी उस्ताद से इस्लाह करा लें और उसके लिए वहीं एक आज़ादी के सैनिक मिल गए, मौलाना फजल हक खैराबादी। और इस तरह रॉस आइलैंड पर पहला स्कूल खुला जिसके पहले उस्ताद मौलाना फजल हक खैराबादी हुए और पहले शागिर्द कर्नल हॉटन थे। तालीम की शुरुआत में देखते देखते ही 3 स्कूल और खुलवा दिए। बच्चों के स्कूल के साथ साथ एक लाइब्रेरी, एक प्रिंटिंग प्रेस और एक सेक्रेटेरिएट भी कायम किया गया। जहां लोगों के मकान हो वहां दुकान भी खुल ही जाती है। फरजंद अली सेटलमेंट स्टोर यहाँ की पहली दुकान थी। कहा जाता है फरजंद अली अपनी बीवी के साथ हिंदुस्तान से आए थे। अली काका, 2 हांडी का चावल और 1 हांडी की दाल देना। जरूर बेटा। आदाब है बाबू। नमस्कार। सब खैरियत? हाँ जी। अच्छा सुन, कल आपकी दुकान पर कुछ हंगामा हुआ था? अब क्या वो अरब जहाज के नाविकों और छावनी के सैनिकों में झड़प और उन्हें रोकने की कोशिश में मैं घायल। तो अब ये इतवार को दुकानें बंद रखने के फरमान पर संजीदगी से गौर किया जाए। हाँ, कुछ दिनों से बातें तो चल रही। ठीक भी है, हमें भी 1 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। हाँ हाँ। अली काका, हाँ? एक बात बताओ, किसी से कहोगे तो नहीं? किसी से नहीं कहूँगा। बताओ क्या बात है? वो डॉक्टर अंकल है ना, उन्होंने बाबा को खरगोश का खून दिया, इसलिए बाबा छत से ठीक हो गए, है ना बाबा? तुम आगे शब्द रख के बोले थे। ये बिल्कुल गलत। मैं तो डॉक्टर सिंगसन की अंग्रेजी दवाइयों से ठीक हुआ। किंतु बाबा, 8 नमकीन गुनाह, दाल चावल दो और ढको। माँ तुम्हारी दाल देख रही होगी। बेटा ये लो, मिठाई भी ले लेता। ठीक है बाबा। अब ये बच्चे भी ना, पता नहीं इनके दिमाग में कहाँ से उजलूल बातें आ जाती है। फरजंद अली के अलावा दाऊद जान शाह की भी काफी बड़ी दुकान थी। अपान स्वामी एंड सन्स फौज के ठेकेदार थे। एक नबी बख्श थे, उनकी दर्जी की दुकान थी। मगर बच्चों के लिए सबसे दिलचस्प जगह थी एक महिला रूप कुंवर की दुकान, जहां नारियल की बर्फी, लड्डू और चना जोर गरम जैसी चीजें मिलती थी। ध्यान से चढ़ो मत एक दूसरे पे, एक एक करके दसो। ठीक है। हाँ, सबनु मिलूगा। ये लो लड्डू। पर चाची, मेरे पास पैसे तो नहीं है। कोई गल नहीं पुत्र, कल दे देना। पहले मुझे चाची। नहीं चाची। जहां इंसान जाकर बसे वहां भगवान भी आकर बस जाते हैं। 19वीं सदी के आखिर की तरफ
सन 1863 में एक सुपरिटेंडेंट की पत्नी मिसेस हैरियट टैटलर ने ईसाइयों के लिए एक चर्च की बुनियाद रखी। देखते देखते ही वहां 2 गिरजाघर खड़े हो गए, एक चर्च ऑफ इंग्लैंड के तहत और दूसरा कैथोलिक चर्च। चर्च पर एक घंटा घर खड़ा कर दिया गया जिसके घंटे की आवाज लंदन के बिग बेन से मिलती थी। अंग्रेजों के लिए वो उनके वतन की याद दिलाता था। शनिचर की रात जश्न की रात हुआ करती थी। और इस जजीरे पर सबसे अहम शख्स जो था उसका नाम गौरी था और वो यहाँ के बिजली घर का इंचार्ज था। एक और रस्म भी थी। हर रोज दोपहर को 12 तोपें छोड़ी जाती थी, ठीक 12 बजे, जिसकी गूंज पोर्ट ब्लेयर तक सुनाई देती थी। एक डाकघर भी था और डाकघर में एक टेलीफोन भी लगा हुआ था। हर हफ्ते जब जहाज से अंग्रेजों की डाक आती थी तो डाकिए का फर्ज होता था कि वो फोन से उन अफसरों को इत्तला करे। अब शुरू हो जाएगा। हेलो, स्वामी स्पीकिंग। डाक अभी अभी पहुंचा है सर, जरा बांचने का समय दे दीजिए। हेलो, स्वामी हियर। स्वामी, ऑफिसर स्टुअर्ट बोल रहा हूँ। क्या मेरी चिट्ठी आई? आई एम सॉरी सर, आज आपकी कोई चिट्ठी नहीं है। क्यों स्वामी? क्यों? ये मैं कैसे बता सकता हूँ सर? क्यों स्वामी, क्यों? मुझसे पूछ के क्या होगा? लंदन में अपनी पत्नी को पूछो ना। गुड आफ्टरनून विलियम सर, मैं स्वामी। आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है सर कि आज आपके लिए 2 चिट्ठियां हैं। थैंक यू सर। नहीं सर, उसके लिए तो मुझे खुद अपने नाम पर चिट्ठी लिखनी होगी। 1872 में एक बार हिंदुस्तान के वायसरॉय लॉर्ड मेयो अंडमान के दौरे पर आए। वायसरॉय का स्वागत 21 तोपों की सलामी से किया गया। तोपों की ये गूंज शेर अली नामी एक पठान कैदी ने भी सुनी, जो किसी जमाने में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की घुड़सवार पुलिस का सिपाही था। वो सिपाही था, जानता था 21 तोपों की सलामी किसी अंग्रेज वायसरॉय के लिए ही हो सकती है। लॉर्ड मेयो जब हैरियट माउंट पर दौरा करने के लिए पहुंचे तो शेर अली अपने मौके की ताड़ में था। जब सूरज ढल रहा था और लॉर्ड मेयो वापस जाने के लिए अपनी कश्ती पर सवार हो रहे थे तो अपने पीछे एक शोर सुनकर रुक गए। बस वही लम्हा था जिसकी शेर अली को तलाश थी। एक चीते की तरह वो उन पर लपका और देखते देखते खंजर उनकी पीठ में घोंप दिया। शेर अली ने 2 वार किए और लॉर्ड मेयो ने वही दम तोड़ दिया। पहरेदारों ने पकड़ लिया उसे
और जब ये हत्या करने की वजह पूछी तो उसने जवाब दिया, खुदा का हुक्म था। पूछा, तुम्हारे साथ और कौन शरीक है? मेरे साथ कोई बंदा शरीक नहीं था, सिर्फ मैं था और मेरा अल्लाह। शेर अली को बाद में वाइपर आइलैंड पर फांसी दे दी गई। रॉस तो रहने की जगह थी, पीनल सेटलमेंट की राजधानी थी अंग्रेजों के लिए, लेकिन उनकी दिलचस्पी रॉस से ज्यादा वाइपर जेल और सेल्युलर जेल में थी, जो दूसरे किनारे पर तामीर हो रही थी। सेल्युलर जेल ही बिलाखिर काला पानी के नाम से मशहूर हुई, जहां हिंदुस्तान की आजादी के बड़े बड़े इनकलाबियों को कैद में रखा गया था। अफसोस इस बात का है कि जो लोग एक तरफ रॉस आइलैंड को पेरिस बनाना चाहते थे, दूसरी तरफ हिंदुस्तानियों पर जुल्म और सितम करने के लिए ये जेल भी तैयार कर रहे थे। मगर उससे भी बड़ी बदकिस्मती इस बात की थी कि दोनों की तामीर उन्हीं कैदियों के हाथ से हो रही थी। दोनों इमारतों के गारे मिट्टी में उन्हीं का खून पसीना खुल रहा था। 1893 से शुरू होकर ये सेल्युलर जेल 1906 में तैयार हो गई। आजादी की तहरीक 19वीं सदी से मुड़कर 20वीं सदी में दाखिल हो गई। 1930 की दिहाई तक आते आते एक मंदिर का निर्माण भी हो गया, जिसमें गणेश की मूर्ति रखी गई। गणेश पूजा बड़ी धूमधाम से शुरू हुई, जिसमें हर मजहब का हिंदुस्तानी शामिल होता था। उसके बाद एक मस्जिद ज़हूर में आई। सच तो यह है कि 19वीं सदी ने जब करवट ली तो हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की गिरफ्त कुछ कुछ ढीली होने लगी। हालांकि हुकूमत करने का नशा उनके दिमाग से उतरा नहीं था, लेकिन हिंदुस्तान में बसे रहने के लिए उन्हें हिंदुस्तानियों की तरफ अपना बर्ताव भी कुछ कुछ बदलना पड़ा। पहली जंग अजीम वर्ल्ड वॉर 1 जब उनके सर से गुजरी तो उनके नजरिए भी बदले। हिंदुस्तान उनकी जरूरत बन गया। में 1939 एक और आलमगीर जंग शुरू हो गई, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इस जंग ने तकरीबन पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ बर्तानिया और फ्रांस और सब मिलकर अलाइड फोर्सेस जमा हो गई। दूसरी तरफ जर्मनी था, यूरोप के कुछ छोटे छोटे मुल्क और दूर एक जापान का मुल्क साथ हो गए। पूरा यूरोप जंग का मैदान बना हुआ था और इधर जापान बर्मा, सिंगापुर, मलाया जैसे इलाके हड़प करने लगा। अंडमान भी बहुत दूर नहीं था। अंग्रेजों ने दूरंदेशी से काम लिया और धीरे धीरे अपने लोगों को परिवार समेत अंडमान से खाली करना शुरू कर दिया। एक और हादसा हुआ सन 1941 26 जून और 5:21 पर। एक बहुत बड़े जल्जले ने रॉस आइलैंड को बीचों बीच ऐसे तोड़ा कि वो दो हिस्सों में कट गया।
एक दरार पड़ गई, रॉस पर रहना नामुमकिन हो गया। ज्यादातर इमारतें जमींदोज हो गईं, रॉस पूरी तरह से खाली होने लगा, जैसे पन्ने से शब्द उड़ने लगते हैं। वक्त उठकर जा रहा था। दूसरा विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी चल ही रही थी कि 1942 में रॉस आइलैंड के इतिहास ने एक और करवट ली। अंडमान के जजीरों पर अंग्रेजों के हट जाने के बाद कुछ एंग्लो इंडियन कर्मचारी और सेल्यूलर जेल के हिंदुस्तानी कैदी और वहां के शहरी बच गए थे। अचानक ही जापान की पीरियड आर्मी ने अंडमान पर एक भरपूर हमला किया और अंग्रेजों को वहां से मार भगाया। सारे द्वीपों पर कब्जा कर लिया। जापानियों ने वहां की पुलिस बैरक्स पर भी कब्जा कर लिया और जैसे ही वहां के तार घर की तरफ बढ़े, कुछ एंग्लो इंडियन कर्मचारियों ने बम से तार घर उड़ा दिया। अंग्रेजों के चीफ कमिश्नर C.F. वाटरफोर्ड ने अपने हथियार डाल दिए। जापानी जिन अंग्रेजों को पकड़ पाए उन्हें कैदी बना दिया और सेल्यूलर जेल के तमाम कैदियों को आजाद कर दिया। एक तरफ हिंदुस्तान में हिंदुस्तान छोड़ो की तहरीक जोर पकड़ रही थी। फिर से इनकलाब जिंदाबाद के नारे बुलंद हो रहे थे और दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस जापानियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान को आजाद कराने की कोशिश कर रहे थे। INA इंडियन नेशनल आर्मी यानी आजाद हिंद फौज के सिपाही अंडमान में जमा होने लगे। 29 दिसंबर 1943 के दिन नेताजी रॉस आइलैंड पर पहुंचे और 4 दिन तक वहां के गवर्नमेंट हाउस पर रहे। अपनी तकरीरों में हिंदुस्तानियों को आजादी की उम्मीद दिलाई और पहली बार इस जजीरे पर हिंदुस्तान का तिरंगा लहराया गया। मगर जापानी दो लेने के लिए एक तरफ नेताजी को साथ देने की उम्मीद दिलाते रहे और दूसरी तरफ हिंदुस्तानियों पर हर तरह के जुल्म करते रहे। कैदियों की हालत बद से बदतर हो गई। दूसरी जंग अजीम जारी थी। हर रोज एक नया पन्ना खुलता था। देखते देखते इत्तेहादी फौजों ने जापानी जहाजों पर हमले शुरू कर दिए। जापानियों के वापस जाने के रास्ते भी बंद हो गए और फिर दुनिया के इतिहास में सबसे खौफनाक दिन आया। हिरोशिमा नागासाकी कदाच 6 अगस्त सन 1945 इत्तेहादियों ने जापान में हिरोशिमा और 9 अगस्त नागासाकी पर एटम बम गिरा दिया। पूरे विश्व पर एक सन्नाटा छा गया। जंग खत्म हो गई। 9 अक्टूबर 1945 के दिन ब्रिगेडियर J.A. सॉलोमन ने रॉस आइलैंड पर बचे कुछ जापानियों को युद्धबंदी बना लिया। अक्टूबर सन 1945 में 87 साल पुराना पीनल सेटलमेंट भी खत्म हो गया। 15 अगस्त सन 1947 का दिन भी बहुत करीब था। India's battle for independence from the British Empire had been a pressing problem since the early years of the 20th century. Mohandas Gandhi, spiritual leader of the Hindus, and with message appealing to the West. Message of love. I am that you have already realized that the responsibility of winning freedom does not rest merely on the shoulders of our countrymen at home. जहाँ हमने अपने परिवार को मुल्क के ऊपर रखा, जहाँ हमने अपने शहर को, प्रदेश को, भाषा को, संप्रदाय को, किसी चीज को हमने अपने देश के ऊपर रखा,
All other phases of Satyagraha are always at our disposal, but whether we shall resort to this weapon immediately or what other steps we shall take, I cannot judge at this. But you are hopeful. I am an optimist. Would you be prepared to die in the cause of India's independence? This is a bad question. 1947 symbolized the rebirth of a nation after a number of centuries. When the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes which comes but rarely in history when we step out from the world to the new. तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे। दिखाई देते हैं धुंध में अब भी साए कोई, मगर बुलाने से वक्त लौटे न आए कोई। अंडमान और निकोबार सारे द्वीप हिंदुस्तान का हिस्सा हैं, लेकिन रॉस जजीरे की उदासी नहीं जाती। वक्त कुछ यूं उठ कर गया कि लौटा नहीं, मगर उसके जाते हुए कदमों की गूंज अब तक सुनाई देती है। आजादी सन 1947 में आई, 2 दहाइयों तक किसी ने खबर तक न ली। सन 1967 में उसे भारतीय नौसेना के सुपुर्द कर दिया गया, फिर भी कोई झोंका उस तरफ नहीं गया। 1 दहाई और गुजर गई, बस इतना अमल हुआ कि कागज पर उसका नाम लिख दिया गया। माहौल अब भी उसी तरह खामोश है, सन्नाटा तारी है। सिर्फ आपके आने से रॉस आइलैंड अपनी यादें कुछ देर के लिए ताजा कर लेता है। मुंह जोड़ के बैठे जजीरे हैं, कहते हैं जमीनों से, हम लहरें बिछाए बैठे हैं बरसों से महीनों से। एक बार तो आओ तैर के तुम हम साहिल रखते हैं, लहरों की तरह बह जाते हो, उतरो तो सफीनों से। हर रोज उठाते हैं किरणें और रंग बिखराते हैं सातों रंग मुट्ठी में मगर बस 3 लहराते हैं। सत्यमेव विजयते, सत्यमेव विजयते। जयते 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 जयते। मुंह जोड़ के बैठे जजीरे हैं, जयते 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 जयते। मुंह जोड़ के बैठे जजीरे हैं, कहते हैं जमीनों से। मुंह जोड़ के बैठे जजीरे हैं, कहते हैं जमीनों से। हम लहरें बिछाए बैठे हैं सालों से महीनों से, सालों से महीनों से।
रखते हैं, हम साहिल रखते हैं। लहरों की तरह बह जाते हो, लहरों की तरह बह जाते हो, उतरो तो सफीनों से, उतरो तो सफीनों से। हर रोज उठाते हैं किरणें और रंग बिखराते हैं, और रंग बिखराते हैं। ऐसा तो रंग मुट्ठी में मगर तीन ही लहराते हैं, तीन ही लहराते हैं, तीन ही लहराते हैं।